तो दोस्तों अभी ना हम हमारा यूनिट 2 है सोशियोलॉजी पेपर 1 का, उसके ना लास्ट लेग पे आ गए हैं जो कि है नॉन पॉजिटिव मेथड्स का। तो देखिए इसमें ना मैं पहले ही आपको कुछ बता देता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप समझ लें, उसको हमेशा एज अ रेफरेंस यूज़ करें। देखिए ये कितना जितना डिटेल मैंने बताया हुआ है उतना डिटेल में आपको चाहिए नहीं, पर आपको ना इस ये बाकी जो चैप्टर्स आप आगे आने वाले हैं उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप बिल्कुल केयरफुली सुने इस बात को, पर बिल्कुल रिलैक्स होके, और वरी ना करें अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब आप स्टार्टिंग में देखें तो जो सोशोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, हम कुछ भी किसी भी सोशोलॉजिकल इश्यूज को एनालाइज करें तो हमने देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग फिक्स्ड लॉज नहीं बना पाते उस चीज़ के। ठीक है, तो मतलब क्योंकि इतने सारे ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, है ना। तो हम कैसे मतलब इतने सारे फैक्टर्स को केटर करेंगे। जो ह्यूमन की कंसाइंस है वो खुद एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस के कारण, इस चीज के कारण जो नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथड्स होते हैं ना, उसको सोल्यूशन की तरह देखा जाता है। आपने देखा था इमाइल डरखाइम थे, तो इन्होंने क्या किया था, सोशल फैक्ट्स के जरिए थोड़ा ना ओवर सोशलाइज्ड पर्सपेक्टिव दिया था कि जैसे मैन जो है वो एक सबॉर्डिनेट जगह ले लेता है सोसाइटी का। बट जो नॉन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होते हैं ना, वो हमेशा एक मैन को एज ए सेंट्रल बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट मान के उसके अराउंड सारी स्टडी करेंगे। तो अब लोगों को ना ये वहम है कि लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज़ है। जो नॉन पॉजिटिव मेथड्स है ना, काफ़ी सारी बुक्स में भी ऐसा लिखा रहता है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 18th सेंचुरी में ना एक जर्मन आइडलिस्ट स्कूल होता था जिसमें दो बंदे हैं, डिल्थे और रिकर्ट। डिल्थे और रिकट ने क्या किया, नेचुरल और सोशल वर्ल्ड में ना इन्होंने एक डिफरेंस बताया, और इसमें इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को भी एक फैक्टर कंसिडर किया। तो एक तरीके से मतलब इन्होंने ना ऐसे ऐसे फैक्टर्स कंसिडर किए जो कि बिल्कुल काउंटर नैरेटिव शो कर रहे थे पॉजिटिव स्कूल का। तो जो जॉर्ज हीगल है, हीगलिज्म हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तो जॉर्ज हीगल है, ये क्या बोलते हैं कि जो सोशल फिनोमिना है, ये दीज आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ आइडियाज। और ये जो आइडियाज है ये कहाँ पे जनरेट होते हैं, जो इंडिविजुअल एक्टर्स हैं उनके माइंड में। तो ऑब्वियसली जो भी सोशल इंटरेक्शन, जो रिजल्टेंट सोशल इंटरेक्शन होगी, वो इन्हीं आइडियाज से तो स्प्राउट करेगी ना। यही आइडियाज जब एक्यूमुलेट होते जाएंगे विद टाइम तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बन जाएगा। तो जो विलियम बैंड है, विलियम विंडल बैंड है, इन्होंने नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक गोल्स ऑफ सोशल साइंसेस को एक्सप्लेन किया। अब देखिए, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप बहुत सारे यूपीएससी के आंसर्स को कर सकते हैं। इन जनरल अगर आप देखो कि मुझे डिफरेंस करना है पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच में, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिविस्ट में स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब स्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रक्चर के हिसाब से करते हैं। फिर थ्योरी बनाने का कोशिश करते हैं, ग्रैंड थ्योरीज, माइक्रो पर्सपेक्टिव। फिर नॉर्म्स, नॉमोथेटिक अप्रोच अपनाते हैं। फिर क्वांटिटेटिव सर्वेज और इस तरीके का डाटा लेंगे, जैसे क्वेश्चनेयर, कॉजल, जनरल कंक्लूजन, मतलब इस तरीके की जो कंक्लूजन एक जगह पे अगर लगी है तो उसे बार बार हर जगह पे डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास नॉन पॉजिटिविस्ट आ जाएंगे जिसमें इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच आ जाती है। ठीक है, ये माइक्रो पर्सपेक्टिव लेते हैं, इंडिविजुअल सेंट्रिक लेते हैं, इडियोग्राफिक व्यू लेते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू करेंगे, है ना। और ऐसी इंटरव्यू जिसमें आगे काउंटर क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन, फिनोमिनोलॉजी भी इसका पार्ट आ जाएगी। तो ये आपके लिए ना मैंने थोड़ा सा ये एक फिगर के फॉर्म में कर दिया है, तो आप इसको देख लें। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें क्या आएगा, सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल। इसमें क्या आएगा, इंडिविजुअल अपना एक्शन खुद भी डिसाइड कर सकता है, अपनी सोशल फोर्सेस को खुद भी डिटरमाइन कर सकता है। इसमें सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज़ और जो भी सोशलाइजेशन का उनका इनिशियल सोशलाइजेशन होगी या उनका बैकग्राउंड होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल जब भी कन्वर्सेशन करेगा तो कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग, अपनी इंट्रैक्शंस के ड्यूरिंग इसको इनकलकेट करके ट्रांसफॉर्म करके एक नई फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे क्या है, जनरल लॉज, ऐसे लॉज जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करें कि जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, अपनी जो भी जो पर्सन होंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, उनकी लाइफ का एक इन डेप्थ रिव्यू करता है इसमें।
फिर इसमें जो भी नेचुरल साइंस के अप्रोचेज हैं वो इसमें अप्रोच डिफर करती है, जैसे फिनोमिनोलॉजी में आप फिनोमिना को करते हो, एथनोमेथोडोलॉजी में लोकल पीपल्स मेथड करते हो, इसमें क्वांटिटेटिव मेथड है, सर्वे है, डाटा इकट्ठा करोगे, उसको एनालाइज करोगे, इसमें इंटरव्यू वगैरह लोगे, है ना। फिर इसमें तो क्या होता है, क्वांटिटेटिव में तो आप ना मतलब इवन जो क्वालिटेटिव तरीके मेथड होते हैं उनको भी एक तरीके से क्वांट में बदल देते हो, जैसे खाना अच्छा है या बुरा है उसको स्टार रेटिंग देनी शुरू कर देते हो, वो क्वांटिटेटिव हो जाता है। अगर सिर्फ पूछो खाना अच्छा है या बुरा है तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो रिसर्च मेथड देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव सर्वे करते हैं, क्वेश्चनेयर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का क्या मतलब, पहले से ही प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है, क्वालिटेटिव है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है। अब इसमें क्या टर्म हम करेंगे, वो जो मैंने COD आपको बताया था वो याद कर ले, कोड, C फॉर कोरिलेशंस, O फॉर ऑब्जेक्टिव, D फॉर डिटैचमेंट, E फॉर, तो आप ये समझ लें, ठीक है। और ये माइल्डर का हमने जो दिए थे, तो ये सब्जेक्टिव हो गया, इंटरेक्शन में वर्स्टीहीन, वीबर को ले लें, ह्यूमनिस्टिक, और ये ठीक है। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो है ना, ये एक बार मैं आपको हैव ए लुक एट इट, ये मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 2 के पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये मुझे फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए। जिसको नहीं है तो उसमें जाके ना लास्ट में जो मैंने कंक्लूजन की हुई है उसमें आप देख लें, है ना। बस एक ये देख लें कि जो ये ऊपर मैंने कंसेप्ट दे रखे हैं उन्हीं को इसमें थोड़ा सा माइंड मैप के जरिए बता रखा है। तो अब हम देख लेते हैं मेन पायनियर्स कौन थे नॉन पॉजिटिव अप्रोच के। तो इसमें एग्जांपल जब आप पेपर में लिखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स लिख देना, तो ये आ जाएंगे। जैसे मैक्स वीबर है, इन्होंने आइडियल टाइप्स और वर्स्टीहीन का कंसेप्ट दिया है। GH मीड है, इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म दिया है। एल्फ्रेड शुट्स हैं, इन्होंने फिनोमिनोलॉजी दिया है। हेरोल्ड गारफिंकल है, इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि जो आपको पेपर में लिखना है, वो ऊपर वाले 3 तो आपको पहले से ही पता होंगे, अदरवाइज मैं अभी जो आगे के लेक्चर लूंगा उसमें बस अभी के लिए बस ये एक बार देख लें कि आपने ये टर्म कभी देखी हुई है। फिर हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या है नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी में। तो सबसे पहले तो क्या आता है कि इसमें ना आप इंटरनल प्रोसेसेस को देखते हो कि बंदे के अंदर के प्रोसेसेस क्या है, मतलब ह्यूमन माइंड कैसे वर्क कर रहा है, इमोशंस क्या है, मोटिवेशन क्या है, एस्पिरेशन क्या है, चाहता क्या है इंडिविजुअल, उसकी इंटरप्रिटेशन, सोशल रियलिटी को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। फिर आप क्वालिटेटिव मेथड पे जाते हो, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या फिर आप देखो ना वीबर में आप क्या करते हो, एक्शन की इंटेंशन को देखते हो, मीनिंग को देखते हो। तो फिर मीनिंग कैसे देखोगे, आप उससे पूछोगे पूछोगे कैसे इंटरव्यू लेके, तो इंटरव्यू कैसे लोगे, अनस्ट्रक्चर्ड लोगे, क्योंकि वो आगे से आंसर भी तो करेगा। फिर पहले क्या था, इसमें जनरलाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, है ना। और कॉज एंड इफेक्ट, जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, मीड है, वो मैं आपको आगे और भी अच्छे से बताऊंगा, पर अभी के लिए आप बस ये दिमाग में रखें। वैल्यू फ्रीडम के ऊपर इनका पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ये वैल्यू फ्रीडम को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती ये अप्रोच, मतलब ये कहते हैं कि वैल्यू इंपॉर्टेंट है और करो इसको। तो अब थोड़ा सा सोशलाइजेशन के बारे में ना आप देख लें, मैं बार बार ये वाली टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए थोड़ा सा। तो इसलिए आप सबसे पहले दें सोशलाइजेशन, 4 अप्रोचेज हैं इसमें, फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट में क्या होता है कि CH कूले का एक कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ है, जिसमें क्या है, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, आप उसको देख रहे हो जिसको दुनिया देख रही है। तो मतलब आप हमेशा मोल्डेड होगे, है ना। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप एकदम से कुछ एग्जाम टॉप कर जाओ तो IAS में, तो आपको कितना फ़क्र होगा खुद पे, तो आप अपने आप को थोड़ी देख रहे हो, आप तो उसको देख रहे हो जिसको दुनिया देख रही है। तो थ्रू सिंबल्स अपने आप को कैसे पता लगेगा, अखबार में सिंबल आएंगे आपके, हाँ जी आपकी फ़ोटो आ गई है वो, तो आप समझ सकते हो इसमें मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। एक और एग्जांपल है, जैसे फेमिनिस्ट की लेते हैं, चलो फेमिनिस्ट ने क्या कहा है कि मतलब एक तरीके से वो क्या कहते हैं कि जो फंक्शनल स्पेशल जो हो रही है ना बंदे की यहाँ पे सोशलाइजेशन, प्राइम सोशलाइजेशन हो रही है, वो पैट्रियार्की को प्रमोट कर रही है। क्योंकि पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को सिखाते हैं डिपेंडेंस, ओबीडियंस, कन्फर्मिटी, डोमेस्टिसिटी, पर बॉयज़ को क्या कहते हैं, जाओ यार खोल खेलो कूदो घूमो। तो मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब सब फैमिली पे ये नहीं अप्लाई होगा, पर स्टिल मतलब थोड़ा सा ना प्राइम सोशलाइजेशन में ये उनको बताते हैं कि कैसे जेंडर रोल जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। और जो मीडिया है ना, मीडिया भी करता है, जैसे लेडीज़ हैं तो वो अच्छे, वो बाहर कम जा रही हैं, या मतलब उनकी हैबिट्स को डिफाइन किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे आता है। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो जो फंक्शनलिस्ट है वो ये कहते हैं कि मतलब चाहे जो भी हो रहा है, सोशलाइजेशन एक ना स्टेबिलिटी दे रही है, वो मतलब बेसिकली सिस्टम अप्रोच यूज़ करते हैं कि जो भी चीज़ सोसाइटी को स्टेबिलिटी दे, वो फंक्शनैलिटी दे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने इवन ये भी बताया कि स्कूल्स किस तरीके से सोशलाइजेशन देंगे, फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ में प्राइम सोशलाइजेशन आएगी क्योंकि बच्चा पैदा वहाँ होता है, स्कूल्स में सेकेंडरी आएगी क्योंकि पैदा होने के बाद वहाँ जाता है।
और एक ना कॉमन वैल्यू सिस्टम बन जाता है स्कूल्स के ज़रिए। तो ये देखते हैं। और कन्फ्लिक्ट में तो ये बोलते हैं कि जो सोशलाइजेशन है उसको, कन्फ्लिक्ट में तो सिर्फ मतलब ये आएगा कि रूलिंग क्लास जो है ना वो यूज़ करती है आइडियाज़ को, या फिर जितने भी टूल्स होते हैं उनके पास, टू डोमिनेट द वर्किंग क्लास। और जो ये जो सोशलाइजेशन है ये एक टूल है उनके हाथ में, जिससे कि जो क्लास सिस्टम है वो प्रिजर्व रहे। लोग अपनी क्लास पोजीशन को माने कि हाँ वो ये डिज़र्व ही ये चीज़ करते हैं, और कभी वो सेल्फ अफेयर हो ही ना पाए, ताकि क्लास मोबिलाइजेशन ना हो और वो रेवोल्यूशन की तरफ ना जाए। तो अब ये इसमें ना एक थोड़ा सा एडिशनल फैक्टर ऐड ऑन आ जाता है, मीडिया की। मीडिया का रोल क्या है? तो मीडिया को कन्फ्लिक्ट वाले तो ये बोलेंगे ना कि जो सोशलाइज कर रहे हैं मतलब एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा, जो कि हायर अप्स को, जो ऊपर वाली क्लास है उसको, उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा है। तो मीडिया मीडिया प्राइम सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन दोनों का काम करता है आजकल। तो ये आगे देख लेंगे, पर स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि बचपन में भी टीवी देखोगे, बाहर जाके भी टीवी देखोगे, और या फिर न्यूज़ पढ़ोगे। तो अब हम देख लेते हैं कि मतलब इनके लिए ना एक ब्रॉड टर्म है नॉन पॉजिटिव अप्रोच के लिए, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिविज्म या फिर इंटरप्रेटिविस्ट सोशलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि एक ये फोकस करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, और क्या कॉन्टेक्स्ट है किस जिसमें इंटरेक्शन हो रही है। और क्योंकि सारे एक्शन जो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, ये तभी हम पता कर पाएंगे जब हम ये देखें कि जो भी इंडिविजुअल वो एक्शन कर रहा है वो अपने मन में क्या सोच के कर रहा है, उसकी धारणा क्या है, या फिर उसका मेन मोटिव क्या था वो एक्शन करने के। तो इंटरएक्शनिज्म तो क्या हो गया? एक्शन बिटवीन, इंटर मतलब बिटवीन की जगह इंटर भी यूज करते हैं, तो एक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो सोशलिज्म में, सोशलॉजी में क्या है कि ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो सोशल प्रोसेसेस को ड्राइव करता है, ठीक है। तो जैसे कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये। तो अब फंक्शनलिज्म से कैसे डिफरेंट है? तो आप ये देखें कि एक स्मॉल स्केल है इसमें, है ना, मतलब एक स्मॉल स्केल है। आप चाहे फंक्शनलिज्म की करें, सोसाइटी को एज ए सिस्टम लिया जाता है। मार्क्सिज्म में करें तो क्लास मोबिलाइजेशन, क्लासेस को लिया जाता है सिस्टम। फेमिनिज्म में मतलब वुमेन को ज़्यादा फोकस में लिया जाता है। तो रैदर देन दैट इसमें क्या है, स्मॉल स्केल इंटरेक्शन को फोकस में लिया जाता है। और नॉर्मली वैसे रिजेक्ट किया जाता है सोशल सिस्टम। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा वो जाते नहीं है सोशल सिस्टम की तरफ, वो ह्यूमन इंटरेक्शन को बेस मान के चलते हैं। तो बस आपको एक जनरल आइडिया मिल जाना चाहिए इससे ना। तो जो जीएच मीड है वो है प्रैग्मेटिज्म के मेन एडवोकेट। तो वो कहते हैं कि जो भी सोशल रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है, और इनको इंट्रैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंट्रैक्शनिज्म में माइक्रो अप्रोच यूज़ करते हैं, और ये बोलते हैं कि जैसे दो इंडिविजुअल हैं एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं, जब वो इंट्रैक्शन करेंगे तो कुछ एक्शंस, रिएक्शंस आएंगे और अडेप्टेशंस होंगी, जिसके ज़रिए एक मीनिंग निकलेगा उस कन्वर्सेशन का। जब वो कन्वर्सेशन का मीनिंग निकलेगा तो उनके जो सोचने का तरीका है और इंटरेक्ट करने का तरीका है वो इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म होगा। तो दो कंसेप्ट है इसमें, सेल्फ आइडेंटिटी, आई एंड मी, वो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ेंगे। तो एक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ होता है। आप अपने बारे में कॉन्शियस कब होगे? जब आप किसी इंटरेक्शन में पता लगेगा कि दूसरा कैसा है। तो मीनिंग्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड, डेवलप्ड, मॉडिफाइड एंड चेंज होते हैं। कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे इंटरेक्शन होगी, जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन होगी, वैसे वैसे वो मीनिंग चेंज होता जाएगा। तो जैसे कि आप, ये एक एग्जांपल है, इसको आप देख ले, समझ ले। ये अब जैसे कि फंक्शनलिस्ट हैं, तो इंटरेक्शनिस्ट क्या करते हैं, रोल्स को स्टडी करते हैं बट डिफरेंट तरीके से। वो ये कहते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट ये इम्प्लाई करते हैं कि जो रोल्स है ना वो सोशल सिस्टम डिटरमाइन करता है, और एक ना प्रॉपर लेआउट कर देता है स्क्रिप्ट, जिसके अंदर अंदर जो लोग इंडिविजुअल्स हैं वो अपना रोल ओबे करते हैं। पर जो इंटरेक्शनिस्ट होते हैं ना वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो रोल्स होते हैं ना ये कॉन्स्टेंटली डिबेटेड, नेगोशिएटेड, मैन्यूवर्ड और इम्प्रोवाइज्ड होते हैं। जैसे कि दो इंडिविजुअल्स मैरिज में आते हैं, और इनका कोई ऐसे मतलब आइडिया नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ का रोल क्या होता है। मतलब हर एक फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट रोल असाइंड होता है, खैर आजकल तो सोसाइटीज़ में भी। तो फिर ये डेफिनेशन तभी पता लगेगी जब वो रिलेशनशिप में आएंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, रहेंगे, तो उनको एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप पता लगेगा कि मेरा मैरिज मैरिज में होता क्या है, जैसे क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं उनकी। तो ये जो इंट्रैक्शनिस्ट होते हैं ये हर एक इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो एक्ट करता है सोसाइटी में।
और जैसे हम देखते हैं ना कि स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लोग क्वांटिटेटिव डाटा फॉलो करते थे। तो ये मानते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा ना मतलब ट्रू पिक्चर नहीं है सोसाइटी की, क्योंकि आपने इंडिविजुअल को तो इग्नोर ही कर दिया। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि मतलब एक प्री सेट कंक्लूजन की तरफ ले जाता है हमें क्वांटिफाइड डाटा। इसलिए आपको क्वालिटेटिव डाटा जैसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से लेकर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से लेकर ओवर्ट या कोवर्ट। ओवर्ट में होता है कि आपको दूसरे बंदे को पता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और कोवर्ट में होता है दूसरे बंदे को पता नहीं है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। और फिर हिस्टोरिकल पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कंटेंट एनालिसिस है। तो ये इन सब चीज़ों को मानते हैं कि मतलब यार ये सब चीज़ें फॉलो करो। तो अगर मैं बोलूँ कि मतलब किसी का नाम कोट करना है किसी सोशियोलॉजिस्ट का, तो आप बार बार ना ये वीबर को कोट कर दें कि वीबर की बुक है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, तो आप इसको कोट कर दें। और डिल्थे और रिकर्ड की जो इनिशियल स्टडी थी जिन्होंने नॉर्मल और सोशल मेथड्स को मतलब किया था सेग्रीगेट। फिर ये क्या कहता है मतलब इनकी अप्रोच इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि मीनिंग जो कि इंडिविजुअल अटैच करते हैं अपने एक्शंस के साथ उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर आप वो मीनिंग को समझ पाओगे तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता कर पाओगे। इंडिविजुअल एक वॉलंटरी विल है, सोसाइटी ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास गवर्न नहीं करती, और उसके थॉट्स जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं बताएगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी बताएगी। तो इसके लिए मेथड्स कुछ बताए हैं वीबर ने जो कि फॉलो करने चाहिए, जैसे कि वर्स्टीहीन। वर्स्टीहीन में क्या होता है, आप इंडिविजुअल का पहले ही जो मीनिंग असाइन करता है इंडिविजुअल आप वो बता देते हो। उसके बाद आप बहुत सारे जैसे किसी भी ऑब्जर्वेशन में ना आपके बहुत सारे 1 2 3 4 पता नहीं कितने सारे वो होंगे आपके वेरिएबल्स हो गए, आप उसमें से कुछ रेलेवेंट वेरिएबल्स को उठाओगे और उसका आइडियल टाइप बना दोगे। वो कैसे कि कुछ वेरिएबल्स होंगे जो हर एक सोसाइटी में रिपीट हो रहे होंगे, उन वेरिएबल को उठा के आप आइडियल टाइप बना दोगे। फिर आप अलग अलग सोसाइटीज़ को कंपेयर करोगे उन्हीं आइडियल टाइप से। तो दैट इज़ हाउ ही प्रपोजेस। तो वो पैसे इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो तो वो क्या बोलता है कि जो मोस्ट बेसिक फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ है वो मीनिंग ऑफ एक्शन है। तो हम लोगों को कॉन्टेक्चुअल इवेंट देखना है, मतलब इवेंट तो देखना ही देखना है और कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। जैसे रिलीजन है तो रिलीजन रिलीजन नहीं है, सिर्फ ये भी देखना है कि उसका रोल क्या है। जैसे वीबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि रिलीजन भी देखा है और रिलीजन का क्या रोल है ये भी देखा है, और रिलीजन को किस तरीके से एज ए मतलब टूल ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने बताया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट और इवेंट दोनों को इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा, हिस्टोरिकल आएगा ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोलते हैं कि मतलब ये जो वस्टहीन अप्रोच है ना कि ये इनकरेक्ट बोलते हैं कि इमेजिन करना वस्टहीन अप्रोच को कॉजल अप्रोच से। रेदर उन्होंने कहा है ये दोनों अप्रोचेस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये आप एक बार देख लें। जो मीड है ना, मीड अमेरिकन सोशलॉजिस्ट है। तो मीड ने यही इंटरप्रेटिविज्म को ही आगे लेके गए अमेरिका में, और जॉर्ज सिमल ने इसको जर्मनी में आगे लेके गए। तो ये बहुत ब्रॉड जो है ना ये ब्रांच है। तो ये ब्रॉड जो ब्रांच है इसमें पाँच और छः, आप मतलब इसको ना आप इन जनरल इसको ये जो फॉलोइंग मैंने दे रखी है ना सब डिवीजन ये बना ले। वैसे पांच में होता है पर ये इन सभी में ना आपको पॉइंट्स जरूर पता होना चाहिए। तो ये जो इंटरेक्शनिज्म है ना इसकी जो डिविजन्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिनोमिनोलॉजी है एल्फ्रेड शुट्स की, वर्स्टीहीन है मैक्स वीबर की, सोशल एक्शन है मैक्स वीबर की, इथनोमेथोडोलॉजी है हेरोल्ड गारफिंकल की, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है जीएच मीड की, ये है पीटर बर्गर की सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो अभी ये जो वीडियो है ना इसमें मैं इसको इतना ही करूँगा, बट मैं अगली वीडियो में ना ये इसकी कंटिन्यूएशन में ही वीडियो आएगी। तो उसमें मैं आपको ना फिनोमिनोलॉजी वर्स्टीहीन ये सारी अप्रोचेज़ ना इंडिविजुअली बताऊंगा, इसके आपको ना काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये क्या गाइडलाइन है। तो आप मेरे साथ बने रहिए फिर, है ना।